हे गाइस, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे एएमयू का 2018 का पेपर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? जॉर्ज लेमेट्री फॉर बिग बैंग थ्योरी, करेक्ट है। लैपलेस हैज गिवन नेबुलर हिपोथेसिस, ये भी राइट है। जीन्स एंड जेफरीज हैव गिवन टाइडल हिपोथेसिस, करेक्ट। शैम्बरीन एंड मोल्टन हैव नॉट गिवन गैसेस हिपोथेसिस, इन्होंने दूसरा वाला जो था प्लैनेटिसिमल हिपोथेसिस भी दिया है। गैसेस हिपोथेसिस वाज गिवन बाय इमैनुअल कांत। सो आंसर होगा इसका डी। ओके, जो द फॉलोइंग क्लाइमेट इज मोस्ट आइडियल फॉर मैकेनिकल वेदरिंग। वेदरिंग में केमिकल हो या बायोलॉजिकल, जो बेस्ट वेदरिंग होती है वो होती है ए हॉट एंड ह्यूमिड। बट मैकेनिकल वेदरिंग जो कि फिजिकल है, इसमें थोड़ा कंडीशन चेंज होती है। इसमें जो बेस्ट क्लाइमेट हमें मिलता है, ये मिलता है बी एरिड एंड सेमी एरिड, जहाँ पे टेम्परेचर की जो रेंज है बहुत मतलब हाई जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेनियस एरिया हो गए या फिर डेजर्ट एरिया, कोल्ड रीजन्स भी हो सकते हैं। सो एनी ड्राई रीजन, सेमी एरिड एंड एरिड रीजन, यहाँ पे मतलब विंड को बिल्कुल एक्शन, काफ़ी स्पेस मिलता है एक्शन करने का, वहाँ पे ये वेदरिंग होगी। सो बी वुड बी राइट, एरिड एंड सेमी एरिड। गंगा डेल्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी आर्कवेट डेल्टा। प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड एनालॉगस टू, एनालॉगस मीन्स दे आर इक्वल टू, मतलब उनकी जैसी हैं। सो प्राइमरी वेव्स जो उसकी सबसे फास्टेस्ट वेव्स होती हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं है कि ये लाइट वेव्स हैं, क्योंकि लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही फास्ट होती है। आंसर होगा इसका बी, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स भी प्राइमरी वेव्स की तरह लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लाइट वेव्स हों या फिर दूसरे वाली नीचे वाली मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लाइट वेव्स जो होती हैं वे ट्रांसवर्स मूवमेंट करती हैं। तो अगर ट्रांसवर्स की बात हुई तो लाइट एंड मैग्नेटिक आएगा। ओके, जो द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल फीचर, डी एरिड्स आर नॉट डिपोजिशनल। एरिड जो होती हैं वे एक रिज टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, एक नैरो रिज जो कि सेपरेट करते हैं दो वैली को एक ग्लेशियर के ऊपर। डी इज करेक्ट। ओके, द लावा विच इज हायर परसेंटेज ऑफ सिलिका इज कॉल्ड। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा सिलिका इनमें से किस में मिलेगा? एसिडिक लावा, बेसिक लावा, फेल्सिक और माफिक लावा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि एसिडिक लावा तो फेल्सिक लावा ही होता है, राइट, और बेसिक लावा होता है माफिक लावा। तो इनमें से कौन सा हुआ? ओके, सो वैसे तो हम लावा को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि एसिडिक लावा, इंटरमीडिएट लावा, माफिक लावा या फिर अल्ट्रा माफिक लावा। वे एक अलग क्लासिफिकेशन है, पर मेनली हम इसको या तो हम कहते हैं फेल्सिक है या फिर माफिक है। अब एसिडिक बेसिक का ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी जो सविंदर सिंह उसमें ऐसे दे रखा है, पहले लावा को डिवाइड करने के लिए पहला डिवीजन है एसिडिक और बेसिक का। तो जो लावा सिलिका हाई है उसके अंदर से कि क्वेश्चन दे रखा है सिलिका हाई है तो होगा एसिडिक लावा, और अगर सिलिका कम है तो वो होगा बेसिक लावा। उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन दे रखी है, इसमें कहा गया कि अगर जो लावा है काफ़ी लाइट कलर का है तो फेल्सिक होगा, और डार्क कलर का है तो माफिक होगा। तो फेल्सिक और बेसिक का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर दे रखी है, उनका जो कंपाउंड है उसकी कलर क्या होगा। तो आपको ऑफकोर्स बुक के सब जाना चाहिए, क्योंकि जनरली जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वे बुक को ही देख के बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, इसका आंसर होगा ए, एसिडिक लावा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब इनमें से कोई भी एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल है ही नहीं, राइट। सो एटना भी, एटना नहीं है। एटना जो है ये एज नो सिसिली आइलैंड पर है, इटली के पास। स्ट्रोम्बोली जो है वे स्ट्रोम्बोली आइलैंड पर है, अपना खुद का आइलैंड इटली में ही है। वेसुवियस जो है वे मेनलैंड इटली में, तो मेनलैंड इटली का एक ही मेन पीक है जो है वेसुवियस, जो पोम्पी के पास है। पोम्पी को डिस्ट्रक्ट करा था इसने। माउंट पिनाटुबो काफ़ी एक्टिव, 1991 में जो भी फूटा था फिलीपींस वाला, तो ये भी एक्टिव है। ऑफकोर्स सारे के सारे एक्टिव है बिल्कुल, और इनमें से कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत है पूरा, ठीक है। वाटर बॉडीज विच हैव लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड। जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रिशन कम होता है उसको बोलते हैं बी, ओलिगोट्रॉफिक। ज़्यादा होता है तो बोलते हैं यूट्रॉफिक, और बीच में होता है तो मैसोट्रॉफिक बोल देते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा यूट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक लेक्स बिल्कुल बिल्कुल प्योर कलर की होती हैं, और यूट्रॉफिक काफ़ी ग्रीनिश हो जाती हैं क्योंकि एल्गी ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है तो ग्रोथ ज़्यादा होती है प्लांट्स की और एनिमल्स की। उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, इसमें कम रहती है। विच द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट। एज यू नो सिट्रस फ्रूट के लिए मेडिटेरियन फेमस है।
स्टीप साइडेड डीपली अंडरकट, जो रिजेस होती हैं रॉक की रिजेस एक दूसरे पे बनती हैं, आंसर होगा इसका डी, यार्ड लेंथ्स। ओके, तो फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड अंडर फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन। तो सबसे पहले बनेगा जॉर्ज, फिर बनेगा गॉर्ज, गॉर्ज के बाद बनेगा पिएडमोंट प्लेन, देन फ्लड प्लेन एंड देन डेल्टा। बी इज राइट। विंटर रेन्स इन नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉज्ड बाय, ऑफ कोर्स डी, बी होगा इसका आंसर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं। ओजोनोस्फीयर जो होता है विच इज कन्फाइंड 15 to 35 किलोमीटर इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ प्लेस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स पैरेलल। एक होता है तापमान एक जगह का, और दूसरा होता है तापमान उस पैरेलल का, मतलब उस लाइन का, उसको जो पैरेलल यानी लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड का की मीन टेम्परेचर से कितना डेविएट करती है, वे मे बी उस जगह से ज़्यादा ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है। जो जो डेविएशन है उसका, वे हम इंडिकेट करते हैं बाय बी टेम्परेचर एनोमली। टेम्परेचर एनोमली जनरली कॉन्टिनेंटल एरिया में ज़्यादा होता है, ओशनिक एरिया में सेम रहता है। द टेम्परेट साइक्लोन्स मूव इन, टेम्परेट साइक्लोन जो मूवमेंट है एज वी नो वे वेस्टर्ली विंड्स के द्वारा होती है, वेस्ट से ईस्ट मूव करते हैं वे। अब वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं जनरली, वैसे हम इसको बोलते हैं कि ये वेस्टर्ली हैं, यानी वेस्टर्ली विंड्स इनको लाती हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि दे मूव इन विच डायरेक्शन, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होगा। ओके, याद रखना जब भी ऐसा बोला जाए कि ये विंड कहाँ से आ रही है, तो उसको बोलेंगे हम, जैसे सपोज की विंड वेस्ट से आ रही है तो बोलेंगे वेस्टर्ली विंड है विच इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। ईस्ट से आ रही है तो बोलेंगे ईस्टर्ली विंड है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है द टेम्परेट साइक्लोन मूव्स इन विच डायरेक्शन। एज यू नो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन, इसके बाद में लिखा हुआ वेस्ट के। सो एक तरह से देखा जाए तो वेस्टर्ली ईस्टर्ली ये सब नाउन इंडिकेट, जो नाउन है उसका एडजेक्टिव इंडिकेटर है। सो वेस्टर्ली ईस्टर्ली आर यूज्ड एज एडजेक्टिव टू अ नाउन विच इज डायरेक्शन। तो यहाँ पे केस थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा होता है। तो एक वर्ड वेस्टर्ली दो चीज़ इंडिकेट करता है, कमिंग फ्रॉम द वेस्ट और गोइंग टू द वेस्ट। तो यहाँ पे ये दूसरी चीज़ इंडिकेट करेगा, ये गोइंग टू द वेस्ट है। तो अगर मैं कहूँगा कि इट इज़ मूविंग इन अ वेस्टर्ली डायरेक्शन, दैट मीन्स ये वेस्ट में जा रहा है, नॉट कमिंग फ्रॉम द वेस्ट। इफ आई से कि ये वेस्टर्ली विंड है, देन इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, राइट। तो टेम्परेट साइक्लोन्स आर एक्चुअली वेस्टर्ली साइक्लोन्स एंड दे मूव इन अ ईस्टर्ली डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा बी, ईस्टर्ली डायरेक्शन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, टाइगा, रोजवुड, रोजवुड जो है वे एक आई थिंक एवरग्रीन है, जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाया जाता है, टाइगा में नहीं। ट्रॉपिकल डेसिडियस मेपल, नो, मेपल एक्चुअली टेम्परेट डेसिडियस है। मेडिटेरियन ऑलिव, करेक्ट, ऑलिव्स मेडिटेरियन में आते हैं, इटली स्पेन यहीं से मिलते हैं। सेल्वा पाइन, पाइन इज अ कॉनिफरस एंड सेल्वा ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, सो डेट इज इनकरेक्ट, सी इज राइट, मेडिटेरियन ऑलिव। जो द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सी एस मेडिटेरियन बिल्कुल करेक्ट है, पहले पहले आंसर। मेडिटेरियन रीजन को हम सी एस से इंडिकेट करते हैं। दूसरा है ए एम, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, नो, ए एम इज मानसून क्लाइमेट जो होता है हमारा फॉरेस्ट वाला। ये जो है ये जो है मानसून क्लाइमेट में पाया जाएगा, ना कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होता है। डी डब्ल्यू ट्रॉपिकल मानसून, और डी डब्ल्यू कोल्ड फॉरेस्ट, कोल्ड फॉरेस्ट का होता नहीं होता। ई टी साइबेरिया। ना ई में जो क्लाइमेट है, एक होता है ई एफ क्लाइमेट जो कि आइस कैप में मिलता है। ई टी क्लाइमेट होता है ये टुंड्रा के लिए होता है, तो आइस कैप से थोड़ा नीचे टुंड्रा मिलता है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है साइबेरिया। ना साइबेरिया में थोड़ा थोड़ा ई टी पाया जाता है, ई एफ तो मुश्किल है क्योंकि बहुत ही ऊपर ग्रीनलैंड पाया जाता है। ई टी थोड़ा थोड़ा हो सकता है टॉप में, पर मेनली जो साइबेरिया कवर्ड है वे कवर्ड है कॉनिफरस फॉरेस्ट से, यानी टाइगर रीजन से। तो आंसर जो करेक्ट पाया था वे है डी एफ सी, डी एफ सी क्लाइमेट इज फॉर साइबेरिया नॉट ई टी, ये भी इनकरेक्ट होगा। The layer of water in the oceans and lake that separate the warm surface from the deeper colder layer. So just like ocean एक लेयर होती है लेक के अंदर भी जो सेपरेट करती है, उस लेयर को क्या बोलेंगे? एपिलिमलियन, हाइपोलिमलियन, थर्मोक्लाइन, थर्मो और हाइपोथर्मिया। वही सेम नाम थर्मोक्लाइन यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, यही हम बोलते हैं। और सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिलिमलियन, लिमलियन मीन्स लेक, और हिपोलिमलियन सबसे नीचे वाली लेयर होती है और इसके बीच में थर्मोक्लाइन होता है। हाइपोथर्मिया तो
आई थिंक जब टेम्परेचर बॉडी का बहुत डाउन हो जाता है उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर ऑफ कोर्स, राइट। सो इसका आंसर होगा सी, थर्मोक्लाइन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ यूनिट ऑफ सोलर रेडिएटेड एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस इवन बिफोर रीचिंग सर्फेस? तो अर्थ की सर्फेस पर रीच भी नहीं करती और वो वापस चली जाती है, नॉट इवन टचिंग द अर्थ सर्फेस। सो ये कितनी एनर्जी होगी? ओके, ओके, सो करीब 34% जो एनर्जी है वो डिफ्यूज डे लाइट के रूप में आती है, डिफ्यूज डे लाइट नहीं, ओ सॉरी, डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में आती है। 34% डायरेक्ट रेडिएशन होती है। डिफ्यूज डे लाइट होती है करीब 17%, टोटल होगी 51, प्लस उसमें 14% होती है एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेज जो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, टोटल 65% हो गया। यही हमारी अर्थ की एनर्जी है। बाकी बची 35%, 35% जो कि एल्बिडो ऑफ द अर्थ भी है, वे अर्थ तक कभी नहीं पहुँचता। तो आंसर होगा इसका डी, 35 यूनिट्स, सिंपल एल्बिडो ऑफ द अर्थ। कई कई एल्बिडो को 0.31 भी देते हैं, 31 यूनिट्स कई कई देते हैं, पर जरूरी नहीं है। हमारी जो बुक में लिखा हुआ है हर जगह 35 ही है, तो 35 ही होगा आंसर, नॉट 31। 30 मत कर देना, 35 इज राइट। ओके, एलुवियल कौन इज प्रीडोमिनेंट इन? तो एलुवियल कौन मेनली दो रीजन पाया जाता है, एक होता है डेजर्ट एरिया और दूसरा होता है ह्यूमिड रीजन। मेनली जो एलुवियल कोन या एलुवियल फैन दोनों की दोनों डेजर्ट रीजन से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, तो डेजर्ट में मेनली पाया जाएगा। अब यहाँ पे लगा कोस्टल डेल्टा, ये तो हो नहीं सकता, पिएडमोंट या फिर पेडिमेंट। अब नीचे लास्ट में देखा पेडिमेंट, पेडिमेंट मीन्स डेजर्ट रीजन जो होता है, और एक है पिएडमोंट जो कि थोड़ा मतलब ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है। पर पिएडमोंट वर्ड ऐसा नहीं है कि वहीं पाया जाएगा, पिएडमोंट वर्ड डेजर्ट में पाया जाता है। पिएडमोंट सिंपली मीन्स माउंटेन का जो लोअर भाग होता है, तो हर जगह हो सकता है। ओके, पर एलुवियल कौन इसमें होगा या फिर इसमें होगा? नाउ रिमेंबर, जो एक डेजर्ट क्लाइमेट होता है जनरली उसमें देखें तो पेडिमेंट असल में पिएडमोंट का ही एक पार्ट होता है। मतलब माउंटेन का जस्ट सामने जो पहला हिस्सा होता है उसको पेडिमेंट बोलते हैं, और उसको उस पूरे रीजन को थोड़ा नीचे तक उसको बोलते हैं पिएडमोंट। पेडिमेंट इज़ द इरोजनल लैंडफॉर्म और पिएडमोंट इज़ द डिपोजनल लैंडफॉर्म। तो पेडिमेंट एज यू नो स्कार रिट्रीट होती है, पैरेलल रिट्रीट, तो एलसी की थ्योरी पेडिप्लेनेशन वाली, तो वे रिट्रीट करता है और पिएडमोंट पे इकट्ठा होता है। तो सारा का सारा जो इकट्ठा होना है, एलुवियल कोन बनेगा या फिर फैन बनेगा, जो भी, ये सारा पिएडमोंट जोन होगा। तो आंसर होगा इसका सी, पिएडमोंट जोन। नेक्स्ट, पेलाजिक मैटर इंक्लूड्स skeleton of marine animals and plants, remains of different algae, a mud and sands from continent. So answer would be D, सारे होते हैं। ओके, पेलाजिक मीन्स वे जो ओशंस है उनमें थोड़ा थोड़ा कॉन्टिनेंट से भी हो सकता है, तो आपको डी होगा आंसर। जो द फॉलोइंग करंट्स मॉडिफाई द वेदर कंडीशन दिस ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए को जो मॉडिफाई करता है वो कौन सा करंट होगा? बी, गल्फ स्ट्रीम करंट, क्योंकि बाकी तो है ही नहीं यहाँ पे जो यूएसए के पास हो। द पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, कि जब ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं उस पोजिशन को सिजिगी बोलते हैं, सिजिगी। पर सिजिगी का एक स्पेशल पैटर्न हो सकता है कि इस पोजीशन में, लाइक कि पहले सन होगा, फिर अर्थ होगी और फिर पीछे मून होगा। इस कंडीशन को हम अपोजिशन बोलते हैं, कि सन अलग मून अलग, विसे दिस इज अपोजिशन। जब सन होता है, मून होता है और फिर अर्थ होती है, वी से दैट इज कंजक्शन। यहाँ पे भी दे रखा है सन मून एंड अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मीन इट्स अ कंजक्शन। कंजक्शन इसमें दे नहीं रखा वैसे, बट कंजक्शन एक्चुअली पार्ट ऑफ सिजिकी। सिजिकी के दो मतलब होते हैं, एक होता है अपोजिशन, एक कंजक्शन। सो कंजक्शन इट इज़, तो यहाँ पे दे नहीं रखा तो हम सिजिकी दे देंगे। ए इज़ राइट। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम अ टो टू एंड द क्रेस्ट टू क्रेस्ट, एक वेव की क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, वेव हाइट, वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ बोलते हैं उसको। Okay, a ring-like reef which partially or sometimes completely encloses a shallow lagoon, एक सर्कुलर रूप में जो होती है रिंग-लाइक रीफ होती है, उसको हम बोलते हैं ए, अटॉल रीफ। The Principles of Human Geography was written by a very important book by Ellsworth Huntington. Okay, similar location leads to similar mode of life. This is said by A,
रेटजल, तब से ए आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, मतलब कई बार मतलब एक पैटर्न रिपीट होता रहता है, ऐसा मत सोच लेना कि बाद में ए आ रहा है तो नहीं अगली बार नहीं आएगा, नहीं ऐसा। जो पेपर बनाने वाला है उसको मज़ा आता है कई बार कि नहीं ए करते रहें फिर बी करते रहें फिर सी करते रहें, उसके लिए ईजी रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर ही अटके रहो, चेंज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ अल बिरूनी। तो अल बिरूनी की जो बुक है, एज यू नो सी है अल कानून अल मसूदी, जो अल मसूदी ने लिखी, अल बिरूनी ने लिखी है अल कानून अल मसूदी। बाकी जितनी बुकें वे सारी अल मसूदी की हैं, बस सी को छोड़ के। किताब मुरज अल दवाब, जिसको गोल्डन वीडियोस बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बुक है अल मसूदी की। बाकी जो बुक बी और डी वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अल मसूदी की है। इब्न खालदून की जो उनमें से कौन सी बुक लिखी है, कि अलमगेस्ट, मुकदमा तारिक अल हिंद। अलमगेस्ट तो हो नहीं सकती, तारिक अल हिंद भी नहीं है, जो कि अलबिरू ने लिखी है। मुकदमा जो है ये इब्न खालदून की है, सो बी इज राइट। जो द फॉलोइंग स्कॉलर्स प्लॉटेड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड द गंगेटिक गल्फ इन बे ऑफ बंगाल को पहली बार मैप पे किसने दिखाया? इसका आंसर होगा ए, टॉलेमी ने, बिकॉज टॉलेमी मैप में करता, बाकी तो इनमें से कोई नहीं है। The term anthropogeographic geography was coined by Ratzel and was used for him। तो उसको यूज़ करा गया था एज अ डेफिनेशन किसके लिए करा गया था? आंसर होगा इसका ए, जोग्राफी ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड रेसेस। ठीक है, कंफ्यूजिंग है, इसका बी भी लग रहा है, इसका डी भी लग रहा है कई लोगों को, बट ऐसा नहीं, सी तो हो नहीं सकता। तो यही सेम की सेम लाइन दिखी गई है, ये वाली जो बुक है एवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन, पेज नंबर 160 पे लिखी हुई है शायद, अंडर द सेक्शन ऑफ रेटजल आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ जोग्राफी ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रेसेस, ये डिस्क्राइब करा गया है एज अ डेफिनेशन और एंथ्रोपोजियोग्राफी। और किसने पहली बार वर्ल्ड को बांटा? यूरोप, एशिया और लिबिया, जो कि नॉर्थन अफ्रीका का पार्ट है, उसमें ये काम करा था सी, हेरोडोटस ने। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म इज एसोसिएटेड विद डालने ब्लैक के। तो कौन सा अप्रोच है जोग्राफी का? विच टचेज ऑन होलिस्टिक व्यू ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटी। तो इकोनॉमी भी है, सोसाइटी भी, पॉलिटी भी, सब पे ध्यान देने वाला जो चीज़ है वह है डी, रेडिकलिज्म। अगेन क्वेश्चन विद रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म इन जोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ रिएक्शन जोग्राफी। इट इज़ ओरिजिन ऑफ जो है हुआ है इसका सिविल राइट, पॉवर्टी और इक्वलिटी के बेसिस पे हुआ है, बिल्कुल हुआ है। द फाउंडर रेडिकलिज्म आर लिंक्ड विद मार्क्सिस्ट बेस्ड, यस। कुछ रेडिकल जोग्राफी है टर्म रेडिकलिज्म एज पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, बिल्कुल है इसका। तो इसका आंसर होगा, सारे ही सही हैं, सो डी इज राइट। द डाइकोटोमी ऑफ जनरल जोग्राफी एंड स्पेशल जोग्राफी वाज एडवोकेटेड बाय डी वेरेनियस। ओके, गंगा रिवर से क्या रिलेवेंट नहीं है? इट हैज़ अ ब्रेडेड रिवर, न्यूमरस चैनल, बिल्कुल है। मल्टीपल इंटरट्वाइंड सैंड बार्स, न्यूमरस चैनल्स होंगे तो उनके बीच में सैंड बार्स भी होंगे, जिनको हम रिवर एंड आइलैंड भी कह सकते हैं अगर वो बड़े हो तो। ओके, एक्सटेंसिव गली इरोजन। एक्सटेंसिव गली इरोजन नहीं होता। एक्सटेंसिव गली इरोजन जनरली वहाँ होगा जहाँ पे इतनी अच्छी वेजिटेशन नहीं होगी, रिवर और विंड का डबल एक्शन होगा और गली को इरोड करता जाएगा। दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन गंगा। डी, इट डिपॉजिट इनॉर्मस सेडिमेंट्स एनुअल इनटू बे ऑफ बंगाल, करती है वे तो सी इज राइट। विच द फॉलोइंग इज नॉट, विच इज करेक्ट अबाउट कोयली। कोयली के बाद में क्या करेक्ट है? क्या ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है? नहीं है। हिस्टोरिकल साइट है? नहीं है। आंसर होगा ये सी, ऑयल रिफाइनरी है जो कि गुजरात में है, वडोदरा ना, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है शायद कोयली, उसी में है। ओके, देयर इज अ टेंडेंसी टू सेट अप मोर शुगर फैक्ट्रीज इन इंडिया। तो शुगर फैक्ट्रीज इंडिया में, साउथ इंडिया में जा रही हैं, इसका रीज़न क्या है? लॉन्ग क्रशिंग सीजन, बिल्कुल है। लॉन्ग क्रशिंग सीजन मीन्स जनरली विंटर सीजन, थोड़ी ठंडक होती है तो ज़्यादा सीजन मिल पाता है। सीजन मतलब ठंडा एरिया कहाँ पर होगा? साउथ में होगा, नॉर्थ में तो इतना नहीं होता, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो डेट ठंड से थोड़ा एक लंबा क्रशिंग सीजन मिल गया, दैट इज़ राइट। हायर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल होती है, सुक्रोज कंटेंट जो है उसका हाई होगा। स्कार्सिटी ऑफ अदर क्रॉप्स, ये नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में कैश क्रॉप ही उगती है, नॉर्थ से ज़्यादा कैश क्रॉप साउथ में उगती है, तो स्कार्सिटी तो कहीं से भी नहीं है। और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बिल्कुल नॉर्थ से अच्छा ही सिस्टम है उनका साउथ का, तो आंसर इसका होगा सी, 1, 2 एंड 4,
सीज थर्ड नहीं होगा इसका। मेनली साउथ इंडिया में जो टेंडेंसी है जाने की भी यही है कि उनका पहली बात तो क्लाइमेट ही अच्छा है। क्लाइमेट मीन्स मतलब थोड़ा ज़्यादा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। हम जो मेनली शुगर उगाते हैं यूपी में, वे थोड़ा सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आती है। जितना ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा अच्छा हो क्रॉप के लिए, उसको लंबा सीजन मिल जाएगा, है ना। अब उनकी जो मिल्स हैं, पहली बात तो मिल्स अच्छी हैं, हायर क्वालिटी की मिल्स हैं, उससे अच्छा एक्सट्रैक्शन हो सकता है। दूसरा, वहाँ पे कोऑपरेटिव जो सेक्टर है काफ़ी हाई है, मतलब एक वेल इस्टेब्लिश्ड कोऑपरेटिव है, जहाँ पे मतलब अगर आप ऑफ सीजन हो गया, जो शुगर फैक्ट्री जो है एक सीजनल एक्टिविटी है, तो जब सीज़न ऑफ सीज़न हो जाएगा तो कैसे है हेल्प होती है एक दूसरे की, वे कोऑपरेटिव्स करती हैं। तो साउथ में कोऑपरेटिव अच्छी हैं, दैट इज़ वाई इतना टेंडेंसी है ये साउथ में जाने की। इन ईस्टर्न हिमालय द सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट इज कॉमनली फाउंड बिटवीन ऑल्टीट्यूड। किस ऑल्टीट्यूड में मिलते हैं सब ट्रॉपिकल के ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट? तो यही सेम लाइन, सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट, इसके ऊपर विकिपीडिया का आर्टिकल भी है, उसमें सेम यही हाइट दे रखी है, ए 500 से लेके 1000। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेट एक, हाँ ये जो सेम फॉरेस्ट है जनरली पाया जाता है करीब आई थिंक नेपाल में, भूटान में, इंडिया में, यूपी, बिहार, सिक्किम के आसपास उस रीजन में पाए जाते हैं जो फॉरेस्ट के नाम दिया गया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दैट इज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, नर्मदा। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? अनाईमलाई वेस्टर्न घाट में होता है, नन्नामला ईस्टर्न घाट में होता है, बिल्कुल होता है। नल्लामला आंध्र प्रदेश में है और अनाईमलाई केरला में है, ये बिल्कुल राइट है, पहला ही राइट है। दूसरी है पालकोंडा, पालकोंडा हिल्स एपी अरुणाचल प्रदेश में यानी ईस्टर्न घाट्स में गलत है। कार्डमम हिल्स वेस्टर्न घाट में, उल्टा पुल्टा हो गया। सिरोमाला हिल्स ईस्टर्न घाट का ऑलमोस्ट सबसे साउदर्न एरिया है, मतलब सबसे साउथ में जो है ईस्टर्न घाट्स में सिरोमाला हिल्स है। अम्बा घाट इज अ हिल स्टेशन जो कि आई थिंक उसको कनेक्ट करता है रत्नागिरी को कोल्हापुर से, महाराष्ट्र में उधर हो गया। मल्यागिरी हिल्स जो कि उड़ीसा का पार्ट है, अनाईमुड़ी वेस्ट का पार्ट है, सारे उल्टे पुल्टे हैं। ओनली राइट आंसर इज ए, अनाईमलाई एंड नल्लामला हिल्स। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ साउथ? दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, सारे के सारे नाम गोदावरी रिवर के लिए। कभी कभी हम कावेरी रिवर को गंगा ऑफ द साउथ या फिर गंगा ऑफ द साउथ इंडिया कह देते हैं, पर बहुत ही कम सोर्सेज में ऐसा होता है। जनरली जो उसकी डेफिनेशन है गंगा, गंगा ऑफ साउथ जनरली इज फॉर गोदावरी। कावेरी चाहे आ जाए, आंसर उसको गोदावरी रहेगा, ठीक है। विद द वेस्टर्न कोस्ट बिटवीन दमन एंड गोवा, दमन से लेकर गोवा की जो कोस्ट है उसको बोलते हैं हम सी कोंकण कोस्ट, जो कि दमन, गोवा और महाराष्ट्र के पार्ट में महाराष्ट्र भी आएगा उसके अंदर इंक्लूड होकर। द सिंध सागर दोआब लाइज बिटवीन रिवर्स, सिंध सागर दोआब है एज यू नो पे इंदस रिवर के बीच में है, इंदस और झेलम के बीच में है। इंदस और झेलम में लिखा नहीं हुआ तो इनमें से कोई आंसर नहीं है, क्वेश्चन गलत है पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे दोआब, पहला ही दोआब है सिंध सागर दोआब, जो कि इंदस और झेलम बाकी रिवर्स के बीच में बन रहा है। तो ये तो क्वेश्चन दे नहीं रखा था। बाकी जच वाला है जो झेलम और चनाब के बीच में, रचना, चनाब और रावी। बारी जो दोआब है वे रावी और सतलुज के बीच में, और बिश्त दोआब जो है वे सतलुज और ब्यास रिवर के बीच में। राइट में आपको दोआब दिख रहा है इन जो गंगा और यमुना का दोआब है। ओके, सो इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। गंगा इज नेविगेबल बिटवीन, गंगा इज नेविगेबल बिटवीन डी इलाहाबाद एंड हल्दिया, जो कि हम उसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे 1 भी बोलते हैं इसको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओके नॉट अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? सो फॉरेस्ट फायर से डिफॉरेस्टेशन होता है, मल्टीपर्पज रिवर वाटर प्रोजेक्ट से भी होता है। अर्थक्वेक से डिफॉरेस्टेशन का लिंक इतना नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक से मतलब 2-4 पेड़ हिलते हैं, मतलब कुछ अपरूट भी आते हैं, डैमेज भी होते हैं, मतलब उनका ब्रांचेस टूट जाते होंगे मे बी, बट इतना सब्सटेंशियल लॉस नहीं होता फॉरेस्ट को, कि वेजिटेशन अगर गिरेगी तो वहीं गिरेगी, और इतना बड़ा मतलब दिक्कत तो होने नहीं वाली। सो इट इज़ नॉट अ मेजर फैक्टर, ठीक है। सो आंसर इसका होगा सी, अर्थक्वेक, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन?
डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या नहीं होता, एसिड रेन, डेजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड एंड डेजर्टिफिकेशन, ये तो होता ही है बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन से। एसिड रेन, और एसिड रेन का जो मेन जो चीज़ें होती हैं वो होता है SO2 से और NOx से। NOx मीन्स नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड जो होते हैं। तो ये दो गैस तरह की गैसेज होती हैं जो ये करती हैं। CO2 का रोल नहीं है एसिड रेन में। CO2 जो है वे एसिड, जो रेन है थोड़ा उसको एसिडिक ज़रूर करती है। तो नॉर्मल pH 7 होता है पानी का, तो उसको 5.6 कर देती है। अगर आपको नेचुरल जो बारिश होती है उसको pH करीब 5.6 होता है। लिटिल बिट एसिड है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर उसमें कार्बनिक एसिड बनाती है, वे नेचुरल है प्रोसेस। बट ड्यू टू एसिड रेन वे जो pH है वे 4.0 से 4.5 हो जाता है, और ये बिल्कुल इन दो गैसेस की वजह से होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम हिस्सा है, बहुत कम हिस्सा जिम्मेदार है। तो नॉट सब्सटेंशियल, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर होगा यही वाला, एसिड रेन। एसिड रेन में डिफॉरेस्टेशन का कोई रोल नहीं है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन CO2 कम करता है। SO2 से तो कनेक्शन है नहीं डिफॉरेस्टेशन का, इससे CO2 बढ़ती है, CO2 बढ़ती है। तो CO2 और एसिड रेन का कनेक्शन नहीं है, तो ये आंसर होगा इसका। जो द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, विदाउट एनी डाउट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इज बी दिल्ली। ज़्यादा जितनी पोल्यूटेड सिटी हैं इंडिया की वे नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है। पोल्यूशन से मेनली इनका मतलब होता है एयर पोल्यूशन, उसके बाद कुछ होगा तो वे दूसरा पोल्यूशन होगा। जो द फॉलोइंग इज द नॉन पॉल्यूटिंग गैस, सो CNG LPG आर ऑल नॉन पॉल्यूटिंग। अब पॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि पॉल्यूशन थोड़ा सा कर देते, थोड़ा सा सब कुछ करता, हर कोई करता है, लेकिन बाकी कंपैरिजन में काफ़ी क्लीन फ्यूल्स हैं। सो वी से दीज आर नॉन पॉल्यूटिंग गैस। सो C is right, A and B are right. Okay, acid rain are caused by concentration of methane gas, concentration of sulfuric acid in atmosphere, और release of CFC, और all of these. So acid rain का कनेक्शन अगेन बताया था, सिर्फ दो गैस से NO2 या NOx या फिर SO2, इनके अलावा किसी से कनेक्शन नहीं है। तो मीथेन गलत है, CFC भी गलत है। आंसर होगा B, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है जब बारिश से कनेक्ट होता है, तो ऑफ कोर्स B होगा इसका आंसर, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जनरली जितने भी ऑप्शन है लास्ट में दे रखे हैं, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, जनरली होते ही नहीं है। जब हम छोटे थे तब जनरली आंसर होते थे, लास्ट में अगर लिखा होता है नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज, हम आराम से कर सकते थे जनरेटिक। लेकिन इन एग्ज़ाम में क्या होता है, स्पेशली जो हम कर रहे हैं MA जोग्राफी वाले एग्जाम, तो उसमें ऐसे ही होता है कि ये कोई ऑप्शन होते ही नहीं है, जानबूझ के ऑप्शन डालते हैं ताकि हम कंफ्यूज हैं। नन ऑफ दीज का तो ऑलमोस्ट चांस ही नहीं है कुछ होने का। ऑल ऑफ दीज तो फिर भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन नन ऑफ दीज लगता है कभी होते ही नहीं है। तो स्टे बिवेयर। मेन कभी कई बार ऐसा होता है कि इसमें आंसर जनरली ना हो, कभी कभी हो भी सकता है। द मेन कॉज ऑफ कालाहारी बीइंग अ डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट इसमें क्यों है? प्रेजेंस ऑफ कोल्ड करंट। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, कोल्ड करंट होने की वजह से डेजर्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कालाहारी जो है बिल्कुल उसी रीजन में आता है, बट रिमेंबर कालाहारी के पास में एक और डेजर्ट है, उसका नाम है नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट, सो वे बना है बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट। कालाहारी थोड़ा अंदर की तरफ है, दैट इज़ नॉट ऑन कोस्ट। लोकेशन ऑन वेस्ट कोस्ट, गलत बिल्कुल। नामिब की जो लोकेशन है वे है कोस्ट। थर्ड है लोकेशन ऑन द ट्रॉपिक्स, यस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है। इट्स पीपल आर प्रिमिटिव, दैट इज स्टूपिड रीजन। तो इस लोकेशन ऑन द ट्रॉपिक्स, बिल्कुल यही करेक्ट होगा कि ट्रॉपिक्स की पे होने की वजह से डेजर्ट्स बनते हैं। सहारा भी इसलिए बना है क्योंकि वो ट्रॉपिक पर है। ट्रॉपिक पे होने की वजह से सबसिस्टेंस ऑफ विंड होता है, एकदम एरिडिटी होती है बिल्कुल उससे, और बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी वहाँ पे डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके मतलब मेन फैक्टर तो यही है। तो आई थिंक होना चाहिए इसका C, लोकेशन ऑन द ट्रॉपिक्स, अगर कालाहारी के लिए होगा तो। अगर नाविक के लिए होता तो ये ऑप्शन सही रहता है, A और B। मसाई बिलोंग्स टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया और कीनिया वाली साइड। यूज द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। साल ट्रॉपिकल डेसिडियस होते हैं, नॉट, इसमें से नॉट करेक्ट। तो आई थिंक यस करेक्ट है ये तो। पाइन कॉनिफरस होता है। टीक जो है एवरग्रीन, टीक एवरग्रीन नहीं होता। टीक जो है साल की तरह ही ट्रॉपिकल डेसिडियस होता है, और डेजर्ट में कैक्टस तो होता है। ये तो C इज नॉट करेक्ट, टीक एवरग्रीन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैरेक्टराइज द इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में कोल्ड विंटर हॉट समर ये नहीं होते, या तो C होगा या D होगा। स्मॉल डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर,
और आफ्टरनून थंडर एंड शावर, ये दोनों ही होते हैं. नाउ आई थिंक आफ्टरनून शावर और थंडर ये ज़्यादा अच्छा बयान कर सकते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट को देन डी. डी स्मॉल डायनर्जी तो ऑलमोस्ट हर कोस्टल रीजन में हो सकते हैं, जो भी कोस्ट के अराउंड रीजन है उसमें तो होता ही है. तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए सी, आफ्टरनून थंडर एंड शावर. दिस इज द मेन थिंग जो डिफ्रेंशिएट करती है इक्वेटोरियल क्लाइमेट को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो द फॉलोइंग रीजन सबसिस्टेंट फार्मिंग होती है. सबसिस्टेंट फार्मिंग जो मेन रीजन है ये होगा टी मानसून टाइप. चाइना टाइप और मानसून टाइप में फ़र्क है. चाइना टाइप है नो, चाइना, जापान, कोरिया, ये असल में टेम्परेट ईस्ट कोस्टल क्लाइमेट है, जो कि साउथ ईस्टर्न यूरोप हो गया, नहीं साथ यूरोप तो नहीं, यूरोप पे तो होगा ही नहीं, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ईस्टर्न साउथ अमेरिका के अंदर हो सकता है, ये साउथ अफ्रीका में हो सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, ईस्ट की साइड जो है, तो वहाँ का क्लाइमेट है ये. तो ये तो होगा नहीं, और तो ऑफकोर्स डी होगा जहाँ पे लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं. which of the following value of tendency is most affected by extreme values. extreme values से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है बी मीन. क्योंकि जो तो फॉलोइंग मैप है सूटेबल फॉर रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए. पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बेस्ट मैप होगा डॉट मैप, नहीं होगा. आंसर है इसका बी, कोरोब्लेथ मैप. कोरोब्लेथ मैप डेंसिटी के लिए अगर आएगा फॉर रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन तब होगा डॉट मैप, पर क्योंकि पॉपुलेशन नहीं पूछा, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है. पॉपुलेशन डेंसिटी को हम करेक्टराइज नहीं कर सकते कि यहीं पर है ये बंदा, ये पूरे रीजन का एक एवरेज होता है. सो भी हमें शो ही करना पड़ेगा कोरोप्लेथ मैप पे. डिटेल दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट मैप. सो बी इज राइट. जो द फॉलोइंग हिल स्लोप इज रिप्रेजेंटेड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर. सो अगर हम हिल के ऊपर से सेंटर से देखें तो उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है. सो ये होगा सी, कॉनकेव स्लोप. वो जो तो फॉलोइंग प्रोजेक्शन इस उन्होंने ग्रेट सर्कल प्रोजेक्शन, जो कि एयर रूट में यूज होता है. एयर राउट में जो यूज होने वाला प्रोजेक्शन है वो है नोमोनिक प्रोजेक्शन. इसको ग्रेट सर्कल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्शन पे अगर आप ट्रैवल करोगे तो आप ग्रेट सर्कल पे मूव कर रहे हैं, यानी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उस जगह पहुंच जाओगे. मर्केटर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि लॉक्सोड्रोम्स होती हैं जो कि एक रूट बताती हैं, पर वे सबसे शॉर्टेस्ट रूट नहीं होता. शॉर्टेस्ट रूट हमेशा ग्रेट सर्कल रूट होता है, जो कि नोमोनिक प्रोजेक्शन में दिखता है. और जितने भी एयरप्लेन्स हैं मैं इसी रूट को यूज़ करता हूँ. विच द सैटेलाइट इज मोस्टली यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन. वेदर फोरकास्टिंग और कम्युनिकेशन में यूज होने वाली सैटेलाइट है बी, जियो स्टेशनरी. द स्केल ऑफ 1 इंच टोपोशीट, इंडियन टोपोशीट कन्वर्टेड इनटू मैट्रिक सिस्टम इज नाउ गिवन एज 1 इंच टोपोशीट. इसका दूसरा नाम है शायद क्वार्टर इंच, नहीं क्वार्टर डिग्री शीट. तो क्वार्टर डिग्री शीट का मतलब है कि एक डिग्री का यानी 15 मिनट्स नहीं होता, तो 15 मिनट्स इंटू 15 मिनट्स का डिवीजन होता है उसके अंदर. क्वार्टर डिग्री शीट जिसको हम 1 इंच टोपोग्राफिकल शीट बोलते हैं. जब उसको मैट्रिक में सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो उसका जो मील आर एफ होता है, ये बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, C/1 50,000 का. एनसीईआरटी में 11th क्लास में आप देख रखा है यहाँ पे इसका रेशो क्या होगा इस क्वार्टर डिग्री शीट का. जितना ही है सी आंसर है. द फॉर्म लाइंस आर, तो फॉर्म लाइंस कॉन्टूर के साथ यूज होती हैं. फॉर्म लाइंस में डॉटेड लाइंस होती हैं एक अप्रॉक्सीमेट कॉन्टूर देने के लिए. तो उसका हाइट, उस एक्चुअली में हाइट का पता नहीं लगता फॉर्म लाइन से. मतलब एक बंदा मतलब जनरली अपनी मन से मतलब एक रफ एस्टिमेट बन जाता है, एक अप्रॉक्सीमेट कॉन्टूर काम करता है. तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, जनरलाइज्ड कॉन्टूर्स. ठीक है, आप गूगल पे सर्च करना फॉर्म लाइंस लिख के तो वहाँ पे लिखा जाएगा जनरलाइज कॉन्टूर. एक जनरलाइज मैंने बताते हैं, तो आई थिंक इट्स डी, जनरलाइज कॉन्टूर. जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. रोटामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस. करेक्ट. रोटामीटर जिसका दूसरा नाम है ओपिसोमीटर, कर्वीमीटर, ये सारे नाम यूज होते हैं. तो ये तो करेक्ट है बिल्कुल रोटामीटर के लिए. प्लानीमीटर यूज फॉर एरिया, दैट इज ऑल्सो राइट. पेंटोग्राफ इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ मैप. पेंटोग्राफ रिडक्शन और इनलार्जमेंट दोनों के लिए यूज होता है. ईडियोग्राफ इज यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स. को वॉल्यूम से हमारा इतना कोई काम है नहीं, तो वॉल्यूम मेजर नहीं करते हैं इससे. ईडियोग्राफी पेंटोग्राफ की तरह ही होता है, सेम काम करता है जो पेंटोग्राफ करता है, पर ईडियोग्राफ थोड़ा बेहतर होता है एक्यूरेसी में. तो ईडियोग्राफ इज ऑल्सो यूज फॉर रिडक्शन और एनलार्जमेंट. आंसर इसका डी होगा. डी इनकरेक्ट है. Which of the following projection is most suitable for preparing map of India? So B,
कई बार ये क्वेश्चन आता है, बी पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन इज बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग अ मैप ऑफ इंडिया। स्पेशल डाटा इज स्टोर इन कंप्यूटर बाय यूजिंग। स्पेशल डाटा कैसे हम स्टोर करते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन दे रखा है कि स्पेशल डाटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं एनसीईआरटी में। तो उसमें सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र है, एक है डिजिटाइजर और दूसरा है स्कैनर। स्कैनर तो वही होता है जो हम यूज़ करते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी करने के लिए, स्कैन करने के लिए। डिजिटाइजर जो है वे आई थिंक किसी एनालॉग चीज़ को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। तो ये दोनों ही टूल यूज़ होते हैं स्पेशल डाटा को डालने के लिए, अगर हम कंप्यूटर में इनपुट करना है डाटा। प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर एक तरह का हाई स्पेशलाइज प्रिंटर है जो महंगा वाला होता है, वेक्टर ग्राफिक्स को करने के लिए आता है। वेक्टर ग्राफिक को अगर हम प्रिंट करना है तो ये तो नहीं है। कीबोर्ड हर जगह दे रखा है, पर कीबोर्ड जो है एट्रीब्यूट डाटा के लिए होता है, तो ये बेकार है, इसको कोई यूज़ नहीं है हमें। डिजिटाइजर एंड स्कैनर इज राइट, ए इज करेक्ट। डी भी नहीं होगा, ए होगा। नोमैडिक हर्टर्स ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया आर कॉल्ड। नोमैडिक हर्टर जो ईस्टर्न साइबेरिया होते हैं उनका नाम है सी टुमगुज नहीं, टुनगुज है, टुनगुज। नोमैडिक हर्टर्स ऑफ ईस्टर्न साइबेरिया। किर्गिज जो हैं वे सेंट्रल एशिया में हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पिग्मीज और पिग्मीज का मेन काम यहाँ पे लिखा है माइनिंग और पेस्टोलिज्म। पिग्मीज लोग ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, तो पेस्टोलिज्म नहीं करेंगे। पेस्टोलिज्म कहाँ होता है, जहाँ पे स्कार्सिटी होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अबंडेंस होती है, तो यहाँ ऑफ कोर्स पेस्टोलिज्म हो नहीं हो सकता। और माइनिंग ये लोग नहीं करते, माइन कंपनीज करती हैं। तो फिर ए इसका आंसर होगा ए, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग बाय पिग्मीज ऑफ ज़ारे बेसिन। ज़ारे मीन्स कोंगो वाले, कोंगो बेसिन। Selvas are equatorial rainforest of Brazil. Quinine is extracted from the bark of। क्विनाइन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, क्विनाइन सी चिंचोना ट्री से। कैम्फर वही होता है जो कपूर होता है हमारा। पलाता ट्री सेम एक रबर लाइक मटेरियल निकलता है इसकी जो गम से, उसमें यूज़ होता है। और लास्ट है टकीला ट्री से तो वही बनती है, टकीला बनती है, टकीला शॉट्स। तो सी चिंचोना इज राइट। केस चिंचोना से जो क्विनाइन निकलती है उसको मलेरिया ट्रीट करने में मेनली उसका इस्तेमाल होता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सेक्शन बी के। ओके, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लग रहा है कोई भी क्वेश्चन मतलब मैंने गलत एक्सप्लेन किया तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उसको चेंज कर दूंगा। थैंक्स अगेन, थैंक यू।